14 से 15 साल में हमारे अंदर वो इच्छाएं जागने लगती हैं कि हम लोग पार्टनर ढूंढ के लस्टफुल बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, सेक्स की तरफ भागते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो 30 या 35 साल की उम्र में आती है। आप उस ट्रॉमा से पूरी लाइफ बाहर नहीं निकल पाते जब आपका ब्रेकअप किसी से होता है। गर्ल्स के अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन होना नॉर्मल है। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पोर्न वेबसाइट्स बने हुए हैं, इतनी गंदी गंदी रील्स आती हैं। इस स्टेज में इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है लस्ट और अट्रैक्शन में, और पेरेंट्स की बात उनको समझ में नहीं आती। लड़की को ऐसी फीलिंग आती है, लड़के को ऐसी फीलिंग आती है, मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस भी रिलेशन में फिजिकल टच बार बार होता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर, तो दैट मींस दैट इज ए लस्टफुल बिहेवियर। अब तो बच्चा हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, पेरेंट्स से मैं भाग आई हूं। वो स्पेशल पर्सन आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। बस हमें ये दिख रहा होता है कि ये लड़का है, ये सुंदर लड़का है, ये सुंदर लड़की है। आकर्षण का जो बिहेवियर है एक व्यक्ति के अंदर 6 महीने से 2 साल तक रह सकती है। कॉलेज की लड़की जब किसी लफंगे के साथ, किसी काले कलूटे गंदे मंदे लड़के के साथ भाग जाती है तो हम कहते हैं इसको दिखता नहीं था क्या। देखा होगा कि लड़के लड़कियां घंटों फोन पर बात करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि उनकी कोई बात करने लायक कोई टॉपिक या कंटेंट नहीं होता। वो पागल हो जाता है कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूं। कैसे पहचानेंगे कि आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण फेस में है, अट्रैक्शन फेस में है ना, कि खत्म हो जाता है जी 4 साल बाद, थोड़े दिन का ही होता है शादी का चार्ज जी, मैं 10 दिन मिली, 15 दिन मिली, 1 महीना ही चला मेरा उसके साथ, बस 2 महीने ही चला, तो दैट मींस वो आपका लस्टफुल बिहेवियर था। जैसे ही हम उस व्यक्ति की कमियां हमें पता लग जाएं तो हम उससे दूर हो जाते हैं, तो दैट मींस हमारा जो बिहेवियर था वो लस्टफुल बिहेवियर था। है कि लस्ट और अट्रैक्शन फेस में जो जजमेंट की कैपेबिलिटी है वो ढक जाती है, और इसीलिए लड़के और लड़कियां बहुत कम एज में एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं बिना ये देखे कि ये अंडे की रेहड़ी लगाता है, ये गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, ये पंचर लगाता है, ये मैकेनिक है, ये एसी ठीक करने वाला है। और कई बार जब वो व्यक्ति हमारे पास होता है तो हमारे पेट के अंदर तितलियां उठने लगती हैं, जिसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल इथाइल एमीन। इसीलिए 4 साल के अंदर अंदर आप देखते होंगे कि शादियां टूटने लगती हैं, या एक दूसरे से हमारा जो मन है वो खिन्न हो जाता है कि नहीं यार इसके साथ रह के तो मेरी तो शादी ठीक नहीं हुई। और कैसे पता लगेगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट फेज में है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लस्टफुल बिहेवियर, अट्रैक्शन बिहेवियर चल रहा है। पीयर प्रेशर है लड़कियों के ऊपर कि जी उन 3 का तो बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है, मैं भी बॉयफ्रेंड बना दूं उसका। जो सेक्सुअल बिहेवियर को जो मीडिया है वो बहुत ही गंदे तरीके से उसका फायदा उठा रहा है। वो निशा होती तो ऐसा करती, अतुल होता तो ऐसा करता, तो वो कंपैरिजन स्टेज जो आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप में चलता है वो बड़ी दिक्कत देता है। ऐसा आपके अंदर एक भ्रम क्रिएट कर दिया गया है कि सेक्स ही सब कुछ है। कहीं से आपको ज्यादा प्यार नहीं मिला वो जख्म उभर आएगा, कहीं से आपको ज्यादा प्यार मिला तो आपका वो जख्म उभर आएगा जब आपको प्यार नहीं मिलता। मैंने उसके साथ किया ही क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा डिसीजन क्या था, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर वो ढूंढती फिरते हैं किट, पापा को ना पता लग जाए, मम्मी को ना पता लग जाए, अंकल को ना पता लग जाए, पड़ोसी को ना पता लग जाए। जितने बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में होते हैं, यकीन मानिए उनमें से बहुत कम बच्चे एक्सेल कर पाते हैं एकेडमिक्स में, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो उसी में चला जाता है। वैलेंटाइन डे मनाएंगे, चॉकलेट डे मनाएंगे, हग डे मनाएंगे और किस डे मनाएंगे। जो बिना मैरिज के रिलेशनशिप में उनको एक फियर रहता है, डर रहता है, छोड़ ना दे, छोड़ के ना चली जाए, मेरे साथ वो धोखा कर गई, वो धोखा कर गया, उसने मुझे धोखा दिया। वीडियो को अगर आप अच्छा कंटेंट समझते हैं तो उन्हीं रील्स की तरह आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो गंदे कंटेंट आप शेयर करते हैं। गांव के छोटे शहरों के बच्चे भी प्रभावित होने लगे। रिलेशनशिप इश्यूज इन टीनेजर्स, स्टार्ट करें जी। तो आइए जानते हैं ऑन रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में, जिससे ना केवल पूरी दुनिया बल्कि अब हमारे स्कूल के, बल्कि गांव के छोटे शहरों के बच्चे भी प्रभावित होने लगे हैं। हम सब के अंदर नेचर ने जो ये रिलेशनशिप के लिए हार्मोन्स दिए हैं, रिलेशनशिप के लिए भावनाएं दी हैं, वो इसीलिए दी हैं ताकि हम लोग अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकें। अगर एक पुरुष एक स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होगा, एक स्त्री एक पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होगी, तो हमारी स्पीशीज कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। हम लोग कभी सेक्सुअल इंटरकॉर्स में नहीं जा पाएंगे, जिससे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा होमो सेपियंस और ह्यूमन बीइंग्स का। तो उसके लिए 3 भागों में इस रिलेशनशिप को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है लस्ट, हवस, दूसरे नंबर पे आता है अट्रैक्शन, आकर्षण, और तीसरे नंबर पर आता है अटैचमेंट यानी जुड़ाव।
कई कई जगहों पर या कई कई लिटरेचर्स में हमें रिलेशनशिप को 5 भागों में बांटा हुआ पाया जाता है, जिसमें नंबर 1 होता है अट्रैक्शन, जिसमें हमारा इनिशियल स्पार्क होता है उस व्यक्ति के लिए, हमें एकदम से उसके प्रति ऐसी भावना डेवलप होती है कि ये मुझे पसंद है, हमारे पेट के अंदर तितलियां उठने लगती हैं और उसके बारे में हम लगातार सोचते ही रहते हैं। उसका कारण क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उस समय जब हम 14 साल की 15 साल की उम्र में होते हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है। गर्ल्स के अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं जब ओव्यूलेटरी फेस आता है तो एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और बॉयज़ के अंदर भी उसके क्योंकि टेस्टिस डेवलप हो रहे होते हैं तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे अट्रैक्शन होना नॉर्मल है। नंबर 2 स्टेज आती है रोमांस, जिसे हनीमून फेस भी कहा जाता है। इसके लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डोपामीन एंड नोरेपिनेफ्रिन। इस स्टेज में एक व्यक्ति को यूफोरिया जैसा फील होता है। यूफोरिया यानी बिल्कुल उसके दिमाग पर ऐसी खुशी छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है और उसमें ऑब्सेशन छा जाता है उस व्यक्ति के लिए, उसके वो पागल हो जाता है कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूं, इसी लड़की को चाहता हूं। और नंबर 3 इसके अंदर जो लक्षण होता है वो होता है आइडियलाइज्ड एडोरेशन। आपने कई सॉन्ग सुने होंगे जिसके अंदर ये कहा जाता है कि तू माने या ना माने दिलदारा असा तो तैनू रब मन्या, यानी वो व्यक्ति उसको भगवान की तरह देखने लगता है। थर्ड फेस रिलेशनशिप का होता है डिसइल्यूजन, जिसके अंदर हमें अपने उस अट्रैक्शन और रोमांस फेज से खत्म होने के बाद उस व्यक्ति की कमियां दिखाई देने लगती हैं। अरे ये तो मैकेनिक है जिससे मैं प्यार करती थी, इसकी तो तनख्वाह ही कुछ नहीं है, तो 8,000 कमाता है, इसके अंदर तो ये भी कमियां है, पापा ठीक कहते थे। और उस फेज से अगर जो व्यक्ति निकल जाता है, नेक्स्ट लेवल उसका आता है अटैचमेंट फेज का, जिसके लिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन जिम्मेवार होता है, जिसमें हम एक दूसरे के लिए ट्रस्ट डेवलप करते हैं, इंडिपेंडेंस डेवलप करते हैं और साथ में ऐसे चलते हैं जैसे हम दोनों की एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए उसको एक सड़क पर सही चलाकर बैलेंस के साथ चलाते हैं। और 5th स्टेज बताई गई है स्टेबल लव की, जब हम लोग एक दूसरे को ये समझ जाते हैं तब हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करते हैं और हम एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी शो करते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के साथ सिक्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, काम हैं, शांतिपूर्ण हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ग्रोथ, होप्स, स्ट्रगल्स, फ्यूचर जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि लस्ट क्या चीज़ है। हवस, जिसके रिएक्शन इमीडिएट होता है। इमीडिएट मतलब किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को देखते ही जब हमारे मन में ऐसी भावना आए कि इसके साथ मैं तुरंत संबंध बना लूं, ये मुझे पसंद है, बस इमीडिएट रिएक्शन, उसे हवस का नाम दिया जाता है। इसके लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। बेसिकली जो लस्ट होती है, वो हवस होती है, वो नेचुरली इस तरह से डिजाइंड होती है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए होती है। उसमें किसी भी तरीके का ये इंटरेस्ट नहीं होता एक व्यक्ति में कि हमें उसे जानना है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, बस हमें ये दिख रहा होता है कि ये लड़का है, ये सुंदर लड़का है, ये सुंदर लड़की है, ये लड़की है। तो उस जो फीलिंग को बोला जाता है उसे लस्ट या हवस बोला जाता है। उसके अंदर सिर्फ फिजिकल लेवल की रिलेशनशिप होती है। फिजिकल, आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि यार इन दोनों का एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप तो है लेकिन एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति लस्टफुल बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए जिम्मेवार होता है और गर्ल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूलेशन फेस होता है, 28 दिन के साइकिल में कई तरह के फेसेस एक लड़की को पीरियड्स के दौरान होते हैं, तो जो ओव्यूलेशन फेस होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और इस टाइम पर किसी लड़की के लिए किसी दूसरे पुरुष के प्रति लस्ट या हवस का भावना आना बहुत कॉमन होता है। कैसे पहचानेंगे कि हम जो हमारा बिहेवियर है वो किसी व्यक्ति के लिए लस्टफुल है या हम उसके प्रति हवस के शिकार हैं? नंबर 1, अगर हमारी फीलिंग्स उस व्यक्ति के लिए सिर्फ सेक्सुअल हो कि बस मुझे इससे सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना है, सिर्फ इससे सेक्स करना है, और जैसे ही हम उस व्यक्ति की कमियां हमें पता लग जाएं तो हम उससे दूर हो जाते हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो बिहेवियर था वो लस्टफुल बिहेवियर था। हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई डीपर कनेक्शन नहीं है, हम नहीं सोचना चाहते उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, बस हमें उसको इसलिए चाहिए वो हमें जब भी उससे मिलते हैं कि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट हो और हम उसे टाटा बाय बाय कर दें। जहां पर रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है कि जी मैं 10 दिन मिली, 15 दिन मिली, 1 महीना ही चला मेरा उसके साथ, बस 2 महीने ही चला, तो दैट मीन्स वो आपका लस्टफुल बिहेवियर था। एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू ए पर्सन एट फिजिकल लेवल, उस फिजिकल लेवल में आप उसकी शक्ल भी नहीं देखते हैं वो सुंदर है कि नहीं। आप देखते हैं ना कई बार कि अरे इसको दिखता नहीं है क्या इस लड़की को। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कॉलेज की लड़की जब किसी लफंगे के साथ, किसी काले कलूटे गंदे मंदे लड़के के साथ भाग जाती है तो हम कहते हैं अरे इसको दिखता नहीं था क्या, बिकॉज उसकी जो फीलिंग होती है वो लस्टफुल एस्ट्रोजन हार्मोन से ड्राइव हो रही है और उसे उस समय दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, वो अंधी हो गई है। और वो भी मैं बताऊंगा कि ये मास्किंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। इस फीलिंग के दौरान, लस्टफुल फीलिंग के दौरान हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और कई बार
पाम्स में, हमारी हथेलियों में पसीना आना, पर्स्पिरेशन होना भी देखा गया है। और कई बार जब वो व्यक्ति हमारे पास होता है तो हमारे पेट के अंदर तितलियां उठने लगती हैं, जिसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल इथाइल एमीन। आप उस पर्सन को, जिस भी रिलेशन में फिजिकल टच बार बार होता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर, तो दैट मीन्स दैट इज ए लस्टफुल बिहेवियर। और फिजिकल होने के बाद जब हम उससे अलग हो जाते हैं कि चलिए ठीक है इससे ये कर लिया और उसके बाद बाय बाय कर देते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज ए लस्टफुल बिहेवियर। अब ये तो पता लग गया कि हमारे अंदर हमें लस्ट का या हवस का कैसे पता लगेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अंदर हमारे लिए लस्ट थी या हवस थी वो कैसे पता लगेगा। जैसे ही आप उसको डिनाई करते हो, उसके उस बिहेवियर को रोकते हो, उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ते हो, उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगेगी, घबराहट डेवलप होने लगेगी, उसके अंदर जेलस डेवलप होने लगेगी, ईर्ष्या डेवलप होने लगेगी कि अच्छा इससे तो मैं बदला लूंगा, इससे तो मैं बताऊंगी। उसके अंदर ऑब्सेशन डेवलप होने लगेगा उसके लिए कि मैं तो इसके पीछे पागल हो गया। आपने जो एक सॉन्ग सुना होगा कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, यानी इस तरह की ऑब्सेशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। वो उसके रास्ते में खड़ा होने लगेगा। आपको सुनने को मिलता है ना कि लड़की का रास्ता रोकता है एक लड़का बार में खड़ा होकर, क्योंकि लड़की उसे डिनाई कर देती है उसके लस्टफुल बिहेवियर को, और उसके अंदर ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है और सैडनेस, उदासी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ब्रेकअप उस रिलेशन का बहुत जल्दी हो जाता है जिसमें लस्टफुल फीलिंग्स थी, और इंपल्सिविटी, ये लस्टफुल बिहेवियर के लक्षण होते हैं, जिसे डेस्परेशन भी कहा जाता है। बोर हो रहे हो क्या? नेक्स्ट जो रिलेशनशिप के स्टेज के बारे में बताया गया है उसे अट्रैक्शन या आकर्षण भी कहा जाता है। जैसे लस्टफुल बिहेवियर, हवस का जो रिएक्शन होता है वो इमीडिएट होता है, वो हम एकदम से हमारे अंदर आता है। अट्रैक्शन का जो बिहेवियर है या आकर्षण का जो बिहेवियर है एक व्यक्ति के अंदर 6 महीने से 2 साल तक रह सकता है। इसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स जिम्मेवार होते हैं? डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। अब क्योंकि इसके अंदर डोपामिन इन्वॉल्व है, डोपामिन बेसिकली रिवार्ड सिस्टम का पार्ट है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन के अंदर 6 डोपामिनर्जिक सिस्टम है। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरोइनफेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमो स्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। क्योंकि ये डोपामिन हमारे मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जो हमारी इमोशनल से कनेक्टेड होता है, इमोशन से। इसीलिए हमें ऐसा फील होता है जब हम आकर्षण फेस में होते हैं, आप लड़की को ऐसी फीलिंग आती है, लड़के को ऐसी फीलिंग आती है, मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। और क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन इस फेज में सिक्रीट होता है, तो इसके अंदर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद बहुत कम आती है। इसीलिए वो सॉन्ग्स आपने सुने होंगे कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, या मुझे भूख नहीं लगती है तुमसे मिले बिना, बिकॉज डोपामीन एंड नोरेपिनेफ्रिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फीलिंग। और तीसरे नंबर का हार्मोन सीरोटोनिन, जब उसे स्टडी किया गया तो सीरोटोनिन की जो लेवल है वो फॉल डाउन हो गई, सीरोटोनिन हार्मोन कम पाया गया जो लोग आकर्षण फेस में थे। और वही सेम जो हार्मोन फॉल डाउन होता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है हमारी साइकेट्री में, उसके अंदर वो कम देखा गया। यानी वो पागलपन, वो ऑब्सेशन, वो कंपल्शन का जो डिसऑर्डर है वो ठीक आकर्षण फेस में भी वैसा ही होता है। कैसे पहचानेंगे कि आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण फेस में है, अट्रैक्शन फेस में है? नंबर 1 इंक्रीज्ड एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है और वो फोकस है केवल उसी पर्टिकुलर पर्सन पर फोकस्ड है। जहां पर लस्ट और हवस किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित होने पर हो जाती थी, वहां पर जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो एक पर्टिकुलर उस व्यक्ति की तरफ हमारी होती है। क्योंकि हमारी नेचर ने इस तरह से हमारी फीलिंग्स को डिजाइन किया है, ये सिलेक्ट करती है कि जेनेटिकली सबसे ठीक मेट कौन रहेगा, जेनेटिकली सबसे ठीक कौन रहेगा, जिसके साथ मैं संबंध बनाकर आगे जो मेरी लाइनेज है, आगे जो मेरे बच्चे हैं वो जेनेटिकली हेल्दी पैदा होंगे। आप उस व्यक्ति के लिए बहुत ही केयरिंग हो जाते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं आपके अंदर रोमांच का अनुभव होता है। जैसे आप कोई सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अफीम, भुक्की, चरस, गांजा ले लेते हैं, वैसी फीलिंग आपको अट्रैक्शन फेज में आने लगती है। आपको उसके प्रति लविंग बिहेवियर डेवलप होने लगता है, आप उसे लव करने लगते हैं, केयर करने लगते हैं, आप उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है आपको। आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियां घंटों फोन पर बात करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि उनकी कोई बात करने लायक कोई टॉपिक या कंटेंट नहीं होता। वो इसीलिए कि फोन पर बात करते करते उनके माइंड में डोपामीन सिक्रीट हो रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है, इसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं। फील गुड, ड्रग एडिक्शन वाली फीलिंग, नशे वाली फीलिंग उसके अंदर आती है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पहला नशा पहला खुमार, बिकॉज दिस अट्रैक्शन फेज, दिस डोपामिन फेज इज देयर। और उसके बाद वो स्पेशल पर्सन आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है, आप उसके बारे में सोचते ही रहते हैं 6 महीने 2 साल। आप कहते हो यार मैं दिमाग से इतना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, दिमाग से इतना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से वो लड़की या लड़का निकलता ही नहीं है, बिकॉज आप उसके एडिक्ट हो चुके हो। अट्रैक्शन फेज में आपको भूख नहीं लगती है, आपको नींद नहीं आती है।
अब हम टीचर्स जो आप लोग बैठे हैं, हेल्थ एम्बेसडर्स, मैं डॉक्टर, ये टॉपिक्स इसलिए ज़रूरी हैं कि लस्ट और अट्रैक्शन फेस में जितने भी हार्मोन्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन, ये सभी हमारे ब्रेन के जो लोब होता है, फ्रंटल लोब, हमारी ब्रेन की कितनी लोब्स होती हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड सेरिबेलम। उसके अंदर जो फ्रंटल लोब की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको मास्क करने का काम करता है, उसको ढकने का काम करता है, जो हमारी जजमेंट कैपेबिलिटी को कंट्रोल करता है। आप इस समय चाय पीने के लिए गए, सीढ़ियां उतरे, नीचे से ऊपर आए, वो सीढ़ियां कितनी है, कैसे चढ़नी है, वो इंटेलिजेंस, वो जो आपकी जजमेंट है, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग की जो पावर है, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति अट्रैक्शन फेस में होता है, इसीलिए जब एक व्यक्ति लस्टफुल स्टेज में होता है और मास्किंग इफेक्ट होने के कारण उसकी जो जजमेंट की कैपेबिलिटी है वो ढक जाती है, और इसीलिए लड़के और लड़कियां बहुत कम एज में इस लस्टफुल और अट्रैक्शन स्टेज में एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, बिना ये देखे कि ये अंडे की रेहड़ी लगाता है, ये गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, ये पंचर लगाता है, ये मैकेनिक है, ये एसी ठीक करने वाला है। हम ये सोचते रहते हैं अरे ये पागल है क्या, इसको दिखती नहीं है क्या ये कि ये कैसी लड़की है, कैसा लड़का है? बिकॉज लस्टफुल बिहेवियर और अट्रैक्शन बिहेवियर में जो हार्मोन्स हैं वो मास्किंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इस स्टेज में इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है लस्ट और अट्रैक्शन में, और पेरेंट्स की बात उनको समझ में नहीं आती है, टीचर्स की बात उन बच्चों को समझ में नहीं आती है। बोर हो रहे हो क्या? नेक्स्ट स्टेज आती है अटैचमेंट, जिसे हिंदी में जुड़ाव या आसक्ति भी कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग एक व्यक्ति के साथ चलता है। इसके लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। पानी पीना आपने? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी रिलेशनशिप के 4 साल बाद डोपामीन रिप्लेस हो जाता है वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन से। इसीलिए 4 साल के अंदर अंदर आप देखते होंगे कि शादियां टूटने लगती हैं, या एक दूसरे से हमारा जो मन है वो खिन्न हो जाता है कि नहीं यार इसके साथ रह के तो मेरी तो शादी ठीक नहीं हुई, मैं गलत जगह पे मैंने टांग फंसा लिया, गलत हो गया मेरे साथ तो लाइफ में। किसी भी रिलेशनशिप के बाद आपको 4 साल बाद कमियां दिखने लगती हैं, अपनी वाइफ, अपना बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना हस्बैंड गंदा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अटैचमेंट स्टेज में नहीं आए हैं, अगर आपके डोपामीन, क्योंकि उसकी आदत, आप कहते हैं ना कि खत्म हो जाता है जी 4 साल बाद, थोड़े दिन का ही होता है शादी का चाव, तो अगर आपका डोपामीन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन से रिप्लेस नहीं हुआ तो दैट मीन्स आप अटैचमेंट स्टेज में नहीं आए। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में? नंबर 1 ऑर्गास्म के टाइम, नंबर 2 चाइल्ड बर्थ के टाइम जब बच्चा पैदा होता है, और नंबर 3 ब्रेस्ट फीड के टाइम जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और वेसोप्रेसिन हार्मोन अटैचमेंट के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कैसे पता लगा? चूहा पता है आप सबको? माउस, एक प्रेरी वोल नाम का एनिमल होता है, वो भी चूहे जैसा होता है, वो भी हमारी तरह मोनोगैमस होता है। मोनोगैमस मतलब कि जब हम एक ही लड़की या एक ही लड़के के साथ पूरी उम्र बिताने का वादा करते हैं, उसे मोनोगैमी बोलते हैं, कि हमारी लाइफ में एक ही लड़का है या एक ही लड़की है। तो प्रेरी वोल्स भी मोनोगैमस होते हैं, वो भी पूरी लाइफ कपल बना के रहते हैं। तो जब उनके अंदर ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट किए गए जिससे वेसोप्रेसिन कम हो जाता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन सप्रेस हो जाता है, तब देखा गया कि वो प्रेरी वोल्स भी धोखेबाज हो गए, वो भी एक दूसरे को धोखा देने लगे, वो भी दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगे, प्री मैरिटल अफेयर करने लगे। तो वहाँ से हमें पता लगा कि वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दस मोनोगैमस बिहेवियर, और अटैचमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैसे पता लगेगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट फेज में हैं? सबसे पहले तो आप एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं जहां पर एक दूसरे को आप समझने लगते हैं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, तुम मुझको समझ जाओ मैं तुमको समझ जाऊं। दैट मीन्स यू आर इन दैट स्टेज जहां पर एक दूसरे के साथ आप सिक्योर फील करते हैं, आप एंशियस नहीं फील करते हैं, आप अवॉइडेंट नहीं फील करते हैं, और आपके अंदर उसे खोने का कोई डर नहीं है। तो दैट मीन्स यू आर इन दैट अटैचमेंट स्टेज। साइलेंस प्लीज। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस कैसी होती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, एक दूसरे को सच बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, और ना केवल आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है बल्कि आपके प्रति दया भावना और एम्पैथी की फीलिंग भी सामने वाला शो करता है। आप दोनों एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं और अपनी विजन, अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने गोल्स और अपने फ्यूचर को एक साथ डिस्कस करते हैं। 4 तरह के अटैचमेंट बिहेवियर बताए गए हैं टोटल। नंबर 1 सिक्योर,
सिक्योर अटैचमेंट वो होती है जहां पर जो कपल में दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, इंटीमेट भी होते हैं और साथ में इंडिपेंडेंस भी देते हैं एक दूसरे को कि हाँ ठीक है हम साथ हैं, मेरे को इस पर पूरा भरोसा है, मेरे को पूरा ट्रस्ट है, मेरे को पूरा रिलायबल है कि ये कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ कमिटेड है और हम लोग एक दूसरे को इंडिपेंडेंट भी छोड़ा हुआ है लेकिन ये मेरे साथ कमिटेड भी है, मैं इसके साथ भी रहती हूँ, खुश हूँ। तो दैट मीन्स वो सिक्योर अटैचमेंट बिहेवियर है। एंग्शियस, जहां पर आपने देखा होगा कि एक वाइफ बार बार हस्बैंड को कॉल कर रही है, कहाँ हो, किसके साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो, रात को 11 बज के आए नहीं हो तुम, यानी सैटेलाइट की तरह उसके चारों तरफ घूमना, और जब उसका फ़ोन ना मिले या कोई जवाब ना आए तो अच्छा तो मतलब कुछ और चल रहा है, तुम्हारी जो कमिटमेंट है वो कम हो गई है। जहां पर वो फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कमिटमेंट आने लगे और साथ में आपको क्लोजनेस हमेशा चाहिए उस व्यक्ति की, तो दैट मीन्स एंग्शियस लेवल ऑफ अटैचमेंट है। अवॉइडेंट होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट, जहां पर वो दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, छोड़ यार ठीक है हम शादी हो गई साथ रहते हैं, तू जो मर्जी कर मैं जो मर्जी करता हूं, और बहुत ज़्यादा क्लोज आके उनको अनकंफर्टेबल होता है यार, ज़्यादा नहीं मेरे पास, बस ठीक है अपना होगी शादी अपना आराम से रहेंगे, तो भी इंडिपेंडेंट मैं भी इंडिपेंडेंट, वो अवॉइडेंट बिहेवियर होता है। और एक होता है फियरफुल अवॉइडेंट, जहां पर एक व्यक्ति एक दूसरे के क्लोज तो रहना चाहता है लेकिन वो इस डर से क्लोज नहीं आता कि कहीं ज़्यादा मेरी क्लोजनेस सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना कर दे, चोट ना पहुँचा दे। तो ये 3 बिहेवियर्स होते हैं हमारे लस्ट के, अट्रैक्शन के और अटैचमेंट के। तो हमें समझना चाहिए कि हम कैसे अपने बिहेवियर को इस समय फील कर रहे हैं ताकि हम कोई गलत फैसला ना लें। अब गलत फैसला क्यों ना लें? अब आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लस्टफुल बिहेवियर, अट्रैक्शन बिहेवियर चल रहा है, मीडिया का प्रेशर है, मीडिया वाले भी कुछ भी दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले भी। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पोर्न वेबसाइट्स बने हुए हैं, इतनी गंदी गंदी रील्स आती हैं। तो उनके जो इस बिहेवियर को, जो सेक्सुअल बिहेवियर को जो मीडिया है वो बहुत ही गंदे तरीके से उसका फ़ायदा उठा रहा है, उनको ऐसा एक्सपोजर दे रहा है कि वो इस चीज़ की तरफ बढ़ें। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पीयर प्रेशर है लड़कियों के ऊपर कि जी उन 3 का तो बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है, मैं भी बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, उसका एक प्रेशर है कि प्रीमैरिटल इसी से सब कुछ मिलता है। ये ऐसा आपके अंदर एक भ्रम क्रिएट कर दिया गया है कि सेक्स ही सब कुछ है, लड़का और लड़की का मिलना ही एक असली सफलता है, जिस कारण से आप प्रीमैरिटल रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है जब एक व्यक्ति या एक लड़की या एक लड़का प्रीमैरिटल रिलेशनशिप में पड़ जाता है? बोर हो रहे हो क्या? प्रीमैरिटल रिलेशनशिप एक ट्रैप है, एक जाल है जिसे मिसयूज किया गया है आपके इमोशनल मैच्योरिटी को कंपनी वालों द्वारा, मीडिया द्वारा। अगर आप बहुत जल्दी प्रीमैरिटल रिलेशनशिप में अपनी एज में पड़ जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वो डिसीजन गलत होने के चलते आपका ब्रेकअप भी हो जाता है, आप लस्टफुल स्टेज अट्रैक्शन फेज से जैसे ही बाहर आते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आप उस ट्रॉमा से पूरी लाइफ बाहर नहीं निकल पाते। जब आपका ब्रेकअप किसी से होता है, आपकी माइंड में वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चलता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है और आप डिप्रेसिव फेज में आ जाते हैं। नंबर 2, अटैचमेंट एंड इमोशनल स्कार्स। जो आपको उस समय स्कार्स मिलते हैं, जो जख्म मिलते हैं ना आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को, जख्म कभी भरते नहीं हैं। कहीं से आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिला, वो जख्म उभर आएगा। कहीं से आपको ज़्यादा प्यार मिला तो आपका वो जख्म उभर आएगा जब आपको प्यार नहीं मिलता था। तो दैट मीन्स वो अटैचमेंट और इमोशनल स्कार्स कभी हील नहीं होते। रिग्रेट एंड सेल्फ ब्लेम। जो लोग प्री मैरिटल रिलेशनशिप में पड़ते हैं उनके अंदर रिग्रेट रहता है, दुख रहता है, सेल्फ ब्लेम रहता है। मैं और वेट कर लेता, मैंने उसके साथ किया ही क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा ये डिसीजन क्या था, दुख और सेल्फ ब्लेम। जो लोग प्री मैरिटल रिलेशनशिप में पड़ते हैं उनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखने को मिल रही हैं। आज बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो लड़कियां या लड़के कम एज में प्री मैरिटल रिलेशनशिप बना लेते हैं, वो जानते तो है नहीं क्या प्रोसेस होता है, वो सिर्फ उस मीडिया को देखकर, फिल्म को देखकर, पॉर्न फिल्म्स को देखकर आ गए हैं, रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर वो ढूंढती फिरते हैं किट, जी किट मिल जाएगी कहीं से, इलीगल तरीके से दुकान वाले से किट मिल जाएगी, इसका बच्चा गिरा दें, जिससे कि उसकी जान को जोखिम बन सकता है और आने वाले टाइम में उसे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। और कम एज में मिस कैरिएज या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने की वजह से भी वो उसकी पूरा जो जख्म है दिमाग पर हुआ है वो कभी पूरी उम्र भरता नहीं है। एंग्जाइटी, जो लोग प्री मैरिटल रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़की हो या लड़का, उसको एक डर रहता है कि अपनी फैमिली से रिलेशनशिप को छुपाना है, पापा को ना पता लग जाए, मम्मी को ना पता लग जाए, अंकल को ना पता लग जाए, पड़ोसी को ना पता लग जाए, टीचर को ना पता लग जाए। तो एंग्शियस बिहेवियर उसके अंदर रहता है। गिल्ट एंड
शेम, उसके अंदर एक शर्म रहती है, गिल्ट रहती है कि मैंने उसको साथ ऐसा क्यों कर लिया, वो तो किसी लायक नहीं था और मैंने उसके प्रति आकर्षित होकर और ऐसा कर लिया। तो गिल्ट और शेम उस लड़की या लड़के के अंदर रहती है। डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर रिलेशंस, उधर भी घुमाना है, ध्यान रखो। डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर रिलेशंस, जो लोग प्री मैरिटल रिलेशंस में पढ़ते हैं उनको अपने फ्यूचर रिलेशंस में डिफ़िकल्टी आती है। वो हमेशा कंपैरेटिव स्टेज में रहते हैं और साथ में उनका अनरिजॉल्व ट्रॉमा रहता है। जब भी उन्हें ज़्यादा या कम प्यार मिलता है तो वो कंपैरिजन स्टेज में चले जाते हैं। वो तो ऐसा था, अतुल तो ऐसा था, पवन ऐसा था, निशा ऐसी थी, वो निशा होती तो ऐसा करती, अतुल होता तो ऐसा करता। तो वो कंपैरिजन स्टेज जो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप में चलता है वो बड़ी दिक्कत देता है। जो लोग प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में होते हैं, जितने बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में होते हैं, यकीन मानिए उनमें से बहुत कम बच्चे एक्सेल कर पाते हैं एकेडमिक्स में, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो उसी में चला जाता है। वैलेंटाइन डे मनाएंगे, चॉकलेट डे मनाएंगे, हग डे मनाएंगे और किस डे मनाएंगे, जिस कारण से उनके एकेडमिक्स अफेक्ट होते हैं और साथ में लैक ऑफ फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दूसरी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है उसमें उनकी ग्रोथ। ड्रग अब्यूज, जो लड़कियां या लड़के कम एज में प्री मैरिटल रिलेशनशिप में पढ़ते हैं वो ब्रेकअप के चलते या तो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। लड़के की हाय मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं शराब पीने लग गया हूँ, अब मैं इंजेक्शन लगाने लग गया हूँ। या जो लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं जो खुद नशा करते हैं, तो वो लड़कियों को भी सिगरेट पीना और शराब पीना सिखा देते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, जो लड़के या लड़की ज़्यादा जल्दी प्री मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी तो आती नहीं, क्योंकि हमारे को जो नेचर ने सिस्टम दिया है, हमारे अंदर प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है। 14 से 15 साल में हमारे अंदर वो इच्छाएं जागने लगती हैं कि हम लोग पार्टनर ढूंढ के लस्टफुल बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, सेक्स की तरफ भागते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो 30 या 35 साल की उम्र में आती है। आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं कम एज में गलत फैसला लेने की वजह से। आपने अखबारों में सुर्खियां सुनी होंगी कि छात्रा ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाई, लड़का और लड़की ने पेड़ के साथ इकट्ठे फांसी लगाई, नहर में छलांग लगा दी। तो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। फियर ऑफ ब्रेकअप, एक लड़की और एक लड़के को रिलेशनशिप के टाइम में, जो बिना मैरिज के रिलेशनशिप में, उनको एक फियर रहता है, डर रहता है, छोड़ ना दे, छोड़ के ना चली जाए, कहीं मैं इसको हर्ट कर दूं, कहीं मेरी ऐसी बात। वो हमेशा जो एक फियर बना रहता है वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जो मैंने आपको बताया था कि मास्किंग इफेक्ट हो जाता है, हम लस्ट और अट्रैक्शन में आकर ये भूल जाते हैं कि ये लड़का या लड़की क्या है, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। और इसीलिए आपको कई लड़कियाँ या कई लड़के ऐसे कहते मिलेंगे, यार मेरे को पहले पता होता ना ये ऐसी है या ये ऐसा है, मैं कभी इससे शादी ना करता। अब तो बच्चा हो गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, पेरेंट्स से मैं भाग आई हूं, दूर आ गई हूं, अब मैं क्या करूं। तो दैट मीन्स यू टेक रॉन्ग डिसीजंस इन योर इमेच्योर स्टेज। और प्रेशर टू कंटिन्यू रिलेशनशिप, जो लड़कियां या लड़के, स्पेशली लड़कियों के साथ ये ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना तो लेती हैं लस्ट और अट्रैक्शन में आके, फिर उनको फ्यूचर में वो प्रेशर रहता है कि अब इसके ने एक साथ सब कर तो लिया, इसने सब कुछ ले तो लिया, इसको सब कुछ दे तो दिया, अब इससे कहाँ जाऊँ। तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि चलो इसी के साथ रह लेती हूँ। तो ये जो एक पूरा ताना बाना हमारे समाज में चल रहा है रिलेशनशिप्स का, चाहे वो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स हों या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हों, आप देखिए कि आप कह देते हैं कि मेरे साथ वो धोखा कर गई, वो धोखा कर गया, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो आपके हार्मोन्स का आपके साथ किया हुआ छलिया धोखा है और आप भी उसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं। वरना आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कर सकता है कोई किसी के साथ गलत, अगर उसकी कोई मर्जी ना हो तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके हार्मोन्स आपको धोखा दे रहे हैं और बाद में आपके बचपन में की हुई ये गलतियां आपकी पूरी लाइफ, आपके एकेडमिक्स, आपके प्रोफेशन और आपकी सोशल लाइफ और आपकी मैरिटल लाइफ को क्या तबाह कर देंगे। इस वीडियो को अगर आप अच्छा कंटेंट समझते हैं तो उन्हीं रील्स की तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो गंदे कंटेंट आप शेयर करते हैं, ताकि किसी लड़की की, किसी लड़के की और पूरी फैमिली की लाइफ बच सके। थैंक यू वेरी मच।